ऑलमोस्ट अगर आप आ रहे हो ना तो नॉर्मल सा कोई कॉलेज लेकर और डिप्लोमा वगैरह करने के लिए, तो फिर आपके कुछ काफी टाइम हो गया है इसको कनाडा आए हुए, ऑलमोस्ट कुछ एक महीना हो गया ना। ये 12 अगस्त को आया था और आज तो पता नहीं कितनी है, 15 हो गई है। तो इसको 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया कनाडा आए हुए। आजकल इसके कॉलेज वगैरह लगता है, इसलिए टाइम नहीं लगता वीडियोस वगैरह बनाने का। तो लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी जल्दी जल्दी वीडियो से पब्लिक खत्म कर दें। जो मैंने आपको कहा था कि एक तो इसके आने के कितने पैसे लगे, अभी मतलब लगता कितना है आने का ऑलमोस्ट, और बाकी कौन सा यूनिवर्सिटी वगैरह को लेकर आया है, कौन सी कॉलेज लेकर आया है और कौन सा कोर्स लेकर आया है और उसके कितने पैसे वगैरह लगे, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन ये 2 अलग अलग ब्लॉग्स बनेंगे। आज वाले ब्लॉग में हम बताएंगे कि कितने पैसे लगे यहाँ पर आने के टोटल, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं। वैसे टाइम काफ़ी हो गया है, 11:58 हो गए हैं, 12 बज गए हैं। बस निकलते हैं बाहर, कहीं जाकर यूनिवर्सिटी वगैरह जाकर या फिर कहीं और जाकर ब्लॉग वगैरह बनाते हैं और बातें वगैरह करते हैं। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा ब्लॉग। जो नए आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग। I've been trying my best for a while, trying to please everyone who's around me. I've been putting on a fake smile. तो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने ये हुडी पहनकर गलती तो नहीं कर दी कहीं। 18 डिग्री टेम्परेचर है और मुझे गर्मी लग रही है अभी थोड़ी थोड़ी सी। और लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी हम जल्दी से ब्लॉग वगैरह बनाएंगे क्योंकि उसकी 1 बजे क्लास भी है। 12 तो बज गए हैं, 1 बजे उसकी क्लास होनी है शुरू। तो आज के ब्लॉग में हम फुली डिटेल में बात करते हैं कि इसके कितने आइल्स से लेकर एंड तक कनाडा आने तक कितने टोटल खर्चा वगैरह हुआ और कितना एस्टिमेट खर्चा होता है आजकल टिकट वगैरह बीच में मिलाकर, ठीक है। हर किसी का सेम नहीं हो सकता है कि किसी का डिफरेंट हो और किसी का अलग हो। और बस ये एस्टिमेट सा होगा कि नॉर्मली कितना लगता है, GIC वगैरह मिलाकर, फीस वगैरह मिलाकर। बाकी हर एक कॉलेज की डिफरेंट फीस होती है और इसकी तो यूनिवर्सिटी है ना, इसने डिग्री करनी है, इसलिए इसकी कुछ डिफरेंट है। ओके, तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि जब इसने आइल्स वगैरह की थी, आइल्स के लिए कितने महीने लगे थे इंडिया में? आइल्स के लिए मैंने तो 1 महीना ही लगाया है। अच्छा, 1 महीने में हो गई थी ना आइल्स? हाँ, पर जब मैंने एग्जाम करने के 2 महीने में दिया है, क्योंकि तब लॉकडाउन था और एग्जाम हो नहीं रहे थे। ओके, तो आइल्स के एग्जाम के कितने लगे थे? हाँ, 14,000। आइल्स के एग्जाम के 14,000 सबसे पहले, ठीक है। वो तो चलो अब आप पर डिपेंड करता है। क्लासेस का हम बीच में नहीं काउंट करेंगे, हर एक सेंटर के डिफरेंट होते हैं, पता नहीं वो कितना लेते होंगे, है ना। और ऊपर से फिर आपने पता नहीं कितनी देर तक आइल्स करनी है, तो फिर उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहले एग्जाम के 14,000 लग गए। फिर बाद में उसके बाद क्या किया एग्जाम के बाद? एग्जाम मैंने जिस दिन एग्जाम दिया उसी दिन मैं कंसल्टेंट के पास चला गया था। अच्छा। उनके साथ सारी बात वगैरह की। मैं IDP के पास गया था, उन्होंने मेरे को लिस्ट दे दी कि ये जो भी आपके यूनिवर्सिटीज हैं ये वाली हैं, आप चेक कर लो, रिसर्च कर लो, जो अच्छी लगती है हमें बता दो। और फिर बाद में रिजल्ट आया होगा 13 दिन बाद, है ना। फिर वो बैंड कितने आए थे उसमें? बैंड ओवरऑल 7, नॉट लेस देन 6.5। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब रिजल्ट आ गया, फिर बाद में अच्छे से पता चला होगा कि कौन कौन, अब रिजल्ट आ गए, इतने आ गए हैं बैंड, अब इसके अकॉर्डिंग हमने यूनिवर्सिटी चूज करनी है। तो कोर्स का सबसे पहले क्या हिसाब था? सबसे पहले चूज किया हुआ था कि कोर्स यही वाला करना है? मेरा ऑलमोस्ट 10th के बाद से डिसाइडेड था कि मैंने यही करना है। ओके, तो मैंने उनको बताया कि मेरे को बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस करनी है। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटीज दी। यूनिवर्सिटीज मैंने सिलेक्ट करी। कनकोडिया सबसे पहले अप्लाई करा था, क्योंकि उसकी डेडलाइन काफ़ी कम थी, सिर्फ 10 दिन थे मेरे पास उसको अप्लाई करने के लिए। ओके, उसको अप्लाई करा, वो जैन इनटेक के लिए करा था। ठीक है। और उसमें उन्होंने ऑफर लेटर नहीं दिया। अच्छा, कनकोडिया ने रिजेक्ट कर दी। ओके, और उसके बाद फिर मैंने ट्रेंट यूनिवर्सिटी और डेलहाउसी यूनिवर्सिटी को अप्लाई करा अक्टूबर में। ओके, फॉर सितंबर इनटेक। ओके, सो जनवरी से सीधा सितंबर। हाँ। मैं क्या सोचा भी नहीं बीच में, ऑप्शन ही नहीं है। मैं की ऑप्शन ही नहीं में ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी में ऑप्शन नहीं होती इनटेक की। ओके, ठीक है। फिर अभी तो चलो, ये तो अभी हो गई कॉलेज की बात, है ना। अब इसकी फुल डिटेल में कोर्स की बात अब हम करेंगे अगले ब्लॉग में, कि कौन सा कोर्स है, कितने का, ये सारा कुछ टोटल, ये फुल डिटेल में बात हम अगले ब्लॉग में करेंगे। लेकिन इस ब्लॉग में हमने सिर्फ खर्चों की बात करनी है। तो अभी अगली बात इसके बाद करते हैं। तो यूनिवर्सिटी वगैरह सिलेक्ट कर ली पक्की, तो सबसे पहला खर्चा, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो जब भी हम यूनिवर्सिटी से कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, कॉलेजेस में भी, तो उनकी एक एप्लीकेशन फीस होती है। डेल की तो कम ही थी, डेल की थी अप्रॉक्सीमेटली $90
$90 ओके। हाँ। ये सिर्फ ऑफर लेटर की फीस हो गई। हाँ ये मोस्टली होती है सभी की, लेकिन कोई कोई कॉलेज होता है जो फ्री में ऑफर लेटर भी दे देते हैं, लेकिन वो ऐसे यूनिवर्सिटीज नहीं होती बड़ी बड़ी, वो होते हैं वो छोटे मोटे कॉलेज होते हैं ना जो ओंटारियो में है, जिसमें थोड़ा कम स्टडी वगैरह करनी पड़ती है, अपने डिप्लोमा वगैरह करना होता है, उसके कभी कभी वो फ्री में ऑफर लेटर वगैरह दे देते हैं। लेकिन डलहौजी वगैरह का तो हमेशा बाय करना ही पड़ता है, उनको फीस देनी पड़ती है चाहे आपका रिजेक्ट हो बाद में। फिर अच्छा $90 लगे फिर उसके। डेल के $90, ट्रेंट के थे $70, पर मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से अप्लाई करा, तो गवर्नमेंट ने अपना टैक्स लगा दिया $135। ओह ओके। 135 प्लस 70 लगे वहाँ पे। ओह अच्छा, तो खुद ही अप्लाई किया था एजेंट ने नहीं करवाया करवाया? उनसे ही था, बट उनसे भी यही गलती होगी कि उनको लगा कि ओंटारियो में ज्यादा अप्लाई करने हैं, तो उस वजह से $135 एक्स्ट्रा लगे। ओके, मतलब काफी खर्चा हो गया इसमें। हाँ, और Okay. कनकोडिया का भी था, उसका $105 था। मतलब तीनों यूनिवर्सिटीज के मिलाकर कुछ $400 से $500 लग गया। हाँ, पर इतना तो 20 लगे। से 25 हजार आप इंडिया का मान सकते हो कि इसमें चला गया कि डलहौजी का ऑफर लेटर आ गया, वो फिर हाँ। पक्का कर दिया कंफर्म कि वहीं पे जाना मेरे है। पास ट्रेंट और डेल का आ गया था, उन दोनों में ऑप्शन थी और मैंने डलहौजी चूज करा। हाँ, क्योंकि हाँ ट्रेंट भी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, लेकिन ट्रेंट है पीटरब्रो में। मैंने एक इस पर वीडियो बनाई हुई है, मेरा भाई आया था इंडिया से, उसने ट्रेंट में से अपना डिप्लोमा किया हुआ है और वो भी काफी बढ़िया है, उसको भी जॉब वगैरह मिल गई है, तो उसने ट्रेंट से किया हुआ है। लेकिन ट्रेंट है पीटरब्रो में, ओंटारियो में, और वो काफी छोटा सा टाउन है, उसमें कुछ खास है नहीं। लेकिन हैलिफैक्स उससे तो काफी बड़ा है, मतलब बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर सारा कुछ है, ऑलमोस्ट सारा कुछ। जैसे जो बंदे को एक बड़ी सिटी में चाहिए ना, वो है सारा कुछ है, क्योंकि ये एक मेन सिटी है नोवा स्कोशिया की, और ऊपर से डलहौजी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, डलहौजी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर बहुत मानते हैं लोग उसको, डलहौजी को, नोवा स्कोशिया में। और ऊपर से टोरंटो वगैरह से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर स्टडी वगैरह करने के लिए, इसलिए काफी ज्यादा वैल्यू है। तो फिर डलहौजी का ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद इनकी एक फीस थी जो थी रिजर्वेशन फीस। हाँ, तो वो डिपॉजिट था, वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद कितना था, आई गेस 100 के आसपास ही था। ओके, $100 चलो मान लेते हैं, $100 रिजर्वेशन उसके फीस। आसपास ठीक है, फिर सीट रिजर्व हो गई। फिर उसके बाद इनका ये तो नहीं था, इनका था कि आप सितंबर 17 यानी कि इस सितंबर 17 तक आप फीस कभी भी दे सकते हो। ओके ठीक है। But लेकिन ये प्रोसीजर हमें- कब शुरू किया था, ये जो था ऑफर लेटर वगैरह आ गया? ऑफर लेटर मेरा नवंबर दिसंबर के आसपास आ गया था, तब से start ओह कर दिया। अच्छा, फिर तो मतलब काफी टाइम था बीच में कि हाँ। बीच में आपको 8-9 महीने मिल गए कि आपने तब तक अपनी फीस देनी है ना, हाँ, but 2 हमारा- सेमेस्टर की। हाँ, पर हमारा इंडिया में जो है वीजा के लिए देनी पड़ती है फर्स्ट हाँ, वीजे के लिए फीस एसडीएस देनी पड़ेगी। कैटेगरी अगर आना है एसडीएस के अंडर, हम्म, तो उसमें आपको फीस देनी पड़ती है, हम्म। 1 साल की, और जीआईसी भी देनी पड़ती है। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर कहाँ हुए, पहले जीआईसी की तरफ? ओके, तो हमने पहले जीआईसी करवाई, जो उस टाइम पे लगी अबाउट 6 लाख इंडिया के। 6 लाख इंडिया के हिसाब से, क्योंकि आजकल डॉलर का भी रेट ज्यादा चल रहा है ना। तो फिर जीआईसी सबसे पहले मैंने बहुत बार वीडियोस डाली जिसमें जीआईसी बोलता हूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि जीआईसी है क्या, जीआईसी की फुल फॉर्म क्या है ये तुम? गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, सुन ली, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, ये मुझे भी नहीं था पता। तो फिर जीआईसी में मतलब ये होता है कि ये फंड्स हैं आपके अकाउंट में, आपको आने से पहले जमा करवाने पड़ते हैं इंडिया से ही, वीजा लगवाने से पहले। अब ये फंड्स जो होते हैं ना, ये यहाँ पर ये गवर्नमेंट को शो करते हैं कि बच्चे के पास इनफ पैसा है कि अगर उसे काम भी ना मिले वो अपने खुद सरवाइव कर सकता है। और इसमें से $2000 स्टार्टिंग में आपको मिलता है जब यहाँ पर आकर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं। बाकी एवरी मंथ ऑलमोस्ट $650 आपके अकाउंट में आते हैं उसके बाद, एवरी मंथ। ठीक है, वो आपके खर्चे के लिए होते हैं, वो पूरे 1 साल तक आते हैं, ऐसा नहीं है कि आते ही रहेंगे वैसे 1 साल तक आते हैं वैसे, बाद में आपको खुद अपना देखना पड़ेगा, इसलिए सोच समझ कर पैसा खर्च करना अगर आ रहे हो तो। ठीक है, तो इसने, और वो होती है कनेडियन डॉलर्स के हिसाब से $10,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग, टैक्सेस एंड एवरीथिंग। तो इंडिया का बना फिर 6 लाख बना, क्योंकि इस वक्त इंडिया का जो कनेडियन डॉलर का रेट चल रहा है वो भी काफी ज्यादा हाई चल रहा है ना, इसलिए। हाँ, फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल भी हुआ, मेडिकल में भी पैसे लग ही गए थे थोड़े। उसका कम था, उसका 4800 था, इंडिया के 4800 रुपीज। अब इंडिया में कर दिया आरबीआई ने कि अगर आपकी फीस 7 लाख से ऊपर है, तो जितनी 7 लाख से ऊपर आप अमाउंट देते हो उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। ओह माय गॉड, 5% टैक्स। हाँ, तो फीस तो मतलब 7 लाख से तो ज्यादा ही थी।
फीस तो थी मेरी 16 लाख, तो उस पे हाँ। हो गया 45,000 टैक्स लग गया इंडिया का। ओके, तो अब ये फीस जो है ना, अब ये मत समझना कि ये सभी की इतनी होगी, ये यूनिवर्सिटी लेकर आया है। अब यूनिवर्सिटी में जो फीस होती है ना वो ज़्यादा होती है, और डलहौजी की यूनिवर्सिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा फीस है। अब इसकी कुछ 2 सेमेस्टर की इसने फीस पे की है $24,000। $24,000 में वैसे आप अगर नॉर्मल कॉलेज में आओगे ना, आपके तीन सेमेस्टर हो जाएंगे उसमें, क्योंकि नॉर्मल जो फीस होती है ना डिप्लोमा की वो होती है $8,000 तक होती है, ठीक है, मैक्सिमम 8,000-8,500 तक। तो इसलिए आप इतनी मानकर चलो, अगर आप डिप्लोमा करने आ रहे हो, अगर डलहौजी में आ रहे हो तो फिर हाँ आपको इतनी पे करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ मैंने आपको कहा ना, ये वाली बात हम अगले ब्लॉग में डिटेल में करेंगे कि इतनी फीस वगैरह क्यों, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अगर ये वाला कोर्स लें तो फिर उसमें कितनी लगती है ना, ये सारी बातें हम अगले ब्लॉग में करेंगे। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा लेकर आना है तो फिर $8,000 to $8,500। तो इसकी अभी जो ये स्टडी कर रहे हैं ना, इसकी डिग्री है, और डिग्री इसकी 4 साल की है, मतलब 8 सेमेस्टर है टोटल, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से फीस काफ़ी ज़्यादा आगे तक जाएगी, कुछ $1 लाख तक पहुंच जाएगी इसकी फीस। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख तक आप मार्कर चलो इसकी 4 साल की फीस लगेगी यहाँ पर पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया से आने पर कितना खर्चा हुआ। तो अभी मानकर चलते हैं कि अभी हम नॉर्मल रखते हैं, ठीक है, $8,000 समझ लेते हैं। तो अगर आप आ रहे हो तो फिर आपने $8,000 एक सेमेस्टर की और 2 सेमेस्टर की मैक्सिमम $17,000 to $18,000 आपको पे करनी पड़ेगी इंडिया से। 9 लाख बन जाता है, 8-9 लाख बन जाता है ना इंडिया के हिसाब से। तो फिर आपने ये 9 लाख ये फीस का पे करना पड़ेगा। अब उसके अलावा जो पहले हमने बात की GIC, वो होती है 6 लाख, 9 से 15 लाख ये आपको पे करना पड़ेगा। और बाकी उसके अलावा जो मेडिकल्स वगैरह होते हैं, मेडिकल तो कम ही है इस टाइम पे, फ्लाइट का भी काफी इशू है। हाँ, फिर अगर आप इस वक्त आ रहे हो तो अभी आते हैं फ्लाइट पर। फ्लाइट तो इसकी बहुत महंगी हुई थी, मैंने बताया था, एक पिछला ब्लॉग बनाया था इसके साथ। 2.5 लाख की इसकी फ्लाइट हुई थी, ठीक है। 15 और 2.5 कितना हो गया, 17 लाख, मतलब किसी की 3 लाख की भी हो रही है, 18 लाख मानकर चलो, 18 लाख ये हो गया, ठीक है। और इमिग्रेशन के हिसाब से अगर देखें कोई और खर्चा हुआ था, वीजा की फीस होती है, वो होती है $185, जिसमें से $85 है जो वो बायोमेट्रिक्स के हैं, और 100 वीजा की फीस है। ओके, तो वो ऑलमोस्ट कुछ 10,000 रुपीज रख के चलते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट अगर आप आ रहे हो ना तो नॉर्मल सा कोई कॉलेज लेकर और डिप्लोमा वगैरह करने के लिए, तो फिर आपके कुछ 18 से 20 लाख तक लगेगा, लेकिन इसका ज्यादा लगा था। और तुम्हारा कितना लगा था टोटल? अराउंड 30 है ना। हाँ। अब इसका 30 लाख लगा था इंडिया से आने के लिए, क्योंकि इसका जो कोर्स है उसकी फीस भी ज्यादा है, और ऊपर से कोर्स है भी थोड़ा बढ़िया वाला। तो फिर अगर आपने स्टडी बढ़िया करनी है तो उसके लिए पैसे भी ज्यादा भरने पड़ेंगे और पढ़ना भी पड़ेगा। ये मतलब समझना कि आप आ गए और 5 दिन 6 दिन काम कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, स्टडी होती रहेगी, ऐसा नहीं होता। आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो बस वो निकाल देंगे धक्के मारकर आपको बाहर। तो इसलिए ये समझना जो बहुत जरूरी है कि स्टडी करनी बहुत जरूरी है, ये करना ही पड़ेगा आपको आकर। I don't wanna be trapped in a box. I just wanna go my own way. 'Cause I am on my way. 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 बस फर्स्ट फ्लोर पर ही है, हम अभी तक ऊपर गए नहीं हैं। इसके ऊपर अभी 2 फ्लोर और हैं। ये है लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी है ये नोवा स्कॉशिया, ये हैलिफैक्स सेंट्रल लाइब्रेरी। यहाँ पर कोई भी आ सकता है अंदर, काफ़ी बढ़िया बनी हुई है, देखना कितनी सुंदर लग रही है। किताबें वगैरह पड़ी हुई हैं यहाँ पर, और ये सोफे वगैरह लगाए हुए हैं, और ये सामने व्यू पार्किंग का। अभी फिर यहाँ पर लाइब्रेरी में हम जोर से बोल नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे तो बातें कर सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा पीछे आकर बैठ गए हैं। यहाँ पर कोई है नहीं, कोई भी नहीं है, बस हम ही दोनों हैं। देखो खाली पड़ी हुई है पूरी लाइब्रेरी। अभी आगे बात आती है जो सारी कोर्सेज वगैरह की चूज़ करने के बाद आपकी इमिग्रेशन फ़ीस, तो आपका वीज़ा आ गया, वीज़ा आने के बाद आपने टिकट वगैरह करवा ली। अब जो हिडन एक्सपेंसेस होते हैं उसकी बात करते हैं। हिडन एक्सपेंसेस होते हैं आपके कपड़े, आपने खाने पीने का सामान, और आपके बर्तन वगैरह, और साथ में आपको जो लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, कुछ लोग ये सब भी लेते हैं। इसलिए हमेशा मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि अगर लैपटॉप वगैरह चाहिए तो फिर यहीं पर आकर लो, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ भी गई, कम से कम आपके पास यहाँ पर हो गए तो सही, यहाँ से आपने लिया है उसको आप दिखा तो सकते हो ना जाकर।
तो बाकी आजकल कोविड की वजह से आपको कोविड टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे, इस सब के पैसे वगैरह लगेंगे, ये सारा कुछ लगेगा। अगले ब्लॉग में हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे डिटेल में, ये मुझे जगह काफ़ी बढ़िया लगी। मे भी हम अगला ब्लॉग भी यहीं पर आकर बनाएंगे और पूरी डिटेल में बनाएंगे, ठीक है। टाइम हो गया है 12:52 हो गए हैं, बस अभी हम निकलने लगे हैं, कॉलेज छोड़ना है, दैट्स इट। एनीवेज जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके आपको कैसी लगी वीडियो। आई होप यू आर लर्निंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वाचिंग करना ब्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइस।